गुड आफ्टरनून गाइज। आज हम एक बार फिर रिवीजन करने जा रहे हैं हमारे कंजक्शन सब ऑर्डिनेट का। सब ऑर्डिनेट कंजक्शन पर मैंने 3 अलग अलग वीडियो बनाए हैं और जितने भी सब ऑर्डिनेट से संबंधित जितने भी आपके वर्ड्स हैं मैंने लगभग उन सबको तैयार करके आपको वीडियो में दिए हैं। आज एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि भाई इसी महीने में अर्थात अक्टूबर 2025 के अंदर 70 से 80 हजार एसएससी जीडी के अंदर वैकेंसीज आ रही है। तो मैं अभी से अंग्रेजी और जीके दोनों का पूरा सिलेबस आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कराने वाला हूं। तो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आपका एसएससी जीडी में 100% यानी 100% आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखना चाहिए। आप जीके और इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं आप मेरे साथ जुड़ करके और एक एक टॉपिक को एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार आप सोल्व कर सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं गाइज, कोई भी स्टूडेंट एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएगा। इतना इजी मैं आपको तैयार कर सकता हूं। तो आज हम ले रहे हैं, देखो जैसा मैंने लिखा है रिवीजन सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। मैं केवल उन वर्ड्स को आज ले रहा हूं जो थोड़े से कंफ्यूज वाले हैं, बाकी तो मैंने सबको करवा दिए हैं। आज मैंने जो लिया, जैसे मान लो इफ है, तो इफ को लेकर के कई बच्चों के अंदर थोड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि इफ का प्रयोग जो है वो कंडीशनल भी होता है, पॉसिबिलिटी पर भी होता है, संभावना पर भी होता है। लेकिन आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि आपको जिस स्टैंडर्ड का एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसके हिसाब से आपको ये करना है कि ये 4 तरीके के इफ का यूज होता है। पहला, जैसे मान लीजिए वास्तविकता हो या कोई प्रमाणिक चीज हो या सत्य हो, तो आपको इफ का इसमें प्रयोग होता है। और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही यूज होता है। जैसे इफ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे इफ यू हीट वाटर 8 माइल्स। इसी तरह आप लिख सकते हैं इफ यू टच फायर 8 बर्न्स, है ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप पानी गर्म करते हैं तो यह उबलता है, अगर आप आग को छूते हैं तो ये जलाती है। तो यहां कहने का मतलब यह है कि ये 100% सच है। यूनिवर्सल ट्रूथ कोई भी चीज है ना, और आप इफ से जोड़ रहे हैं तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही यूज करना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर अगर पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो आप एक सेंटेंस इफ का जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का बनाएंगे और दूसरा आप फ्यूचर इंडेफिनेट का बनाएंगे। जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, आप इसका उदाहरण दे सकते हैं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो यहां संभावना पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि भाई आप अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी तरह कई बार क्या होता है कि जब हम कोई कल्पना करते हैं ना, तो उस समय हम क्या करते हैं, उस समय भी हम वाज की जगह वर का यूज करते हैं, क्योंकि ये वाक्य कल्पित होता है। जैसे इफ आई वर द बर्ड आई वुड फ्लाई इन स्काई, आप लिख सकते हैं इफ आई वर ए bird comma I would fly in the sky। तो यहां देखिए वर लगेगा, चाहे यहां आई हो चाहे ही हो, क्योंकि ये कल्पना हो रही है। अगर मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। तो इस प्रकार से कोई भी काल्पनिक चीज हो रही है
तो आपको जहां पर यहाँ इफ के साथ में वर लगा है तो आपको यहाँ वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर आपको इफ के साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस दिया गया है तो आगे भी आपको वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। यह आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए इफ यू हैड कम ऑन टाइम, अगर आप समय पर आते तो यू वुड हैव मेट हिम। अब यहां पर आप हैड का यूज देख रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब आपको वुड के साथ हैव का यूज करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के वाक्य जो है आप इससे जोड़ सकते हैं। तो एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम के अंदर आपको जैसे यहां दे दिया इफ यू वर्क हार्ड और खाली स्थान दे के आगे तो आपको विल वुड इस प्रकार के वाक्य दे करके आपको पूछा जाएगा, या पूरा वाक्य दे करके सेम वाक्य को चेंज किया हुआ पूछा जाएगा इस प्रकार से, या फिर एरर दे करके आपसे आंसर निकाला जाएगा। तो ये जो है कंजक्शन जो है वो इसी प्रकार से आपको पूछे जाएंगे बहुत इजी तरीके से। आपको इफ के अभी मैंने चारों प्रकार बता दिए हैं। तो चारों में आप देख रहे हैं, पहले में प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, इंडेफिनेट का फ्यूचर इंडेफिनेट सॉरी यारा। उसके बाद में अगर काल्पनिक है तो वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेकिन अगर आपको यहाँ हेड और थर्ड फॉर्म है तो वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। तो ये हमारा था इफ का प्रयोग। तो इफ के प्रयोग के बाद में हम देखते हैं अंटिल का प्रयोग। अंटिल या टिल, तक या जब तक, इसका प्रयोग तक या जब तक के लिए होता है और इसमें समय की पाबंदी होती है। जैसे वेट हियर अंटिल आई कम, वेट हियर अंटिल आई कम। तो यहां आप देख सकते हैं कि भाई समय की पाबंदी है ना। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यू वर्कड हार्ड अंटिल द इवनिंग। तो इस प्रकार भी आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अंटिल का मतलब है जब तक या तक। इसी तरह से इसका एक और होता है अनलेस। देखो इसमें समय है, अनलेस में क्या होता है, अनलेस के अंदर आपको कंडीशन दी जाती है, वो कंडीशनल होता है कि भाई आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा। इस प्रकार से अनलेस का यूज होता है। अनलेस या अनलेस जो होता है ये शर्त पर आधारित होता है, कंडीशनल होता है ये। जैसे वर्क हार्ड अनलेस यू विल फेल, अगर आपने कठोर काम नहीं किया, कठिन मेहनत नहीं की तो फेल हो जाओगे। लेकिन एक ही चीज का अनलेस में आपको ध्यान रखना, वो क्या, अनलेस के बाद नोट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि अनलेस खुद नेगेटिव वर्ड होता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो यहां अनलेस के लिए अपन क्या किस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मान लो यू डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश अनलेस यू लिसन इट। आप ऐसे भी कह सकते हैं यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश अनलेस यू लिसन इट। तो कहने का मतलब यह है कि अनलेस के बाद में नोट नहीं लगेगा, अर्थात आप अंग्रेजी नहीं समझ सकते या आपने अंग्रेजी नहीं समझी जब तक आपने उसको नहीं सुना। तो इस प्रकार से आप यहां पर कैन नॉट, कुड नॉट, डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट किसी का भी यूज करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो अनलेस का प्रयोग क्या होता है, कंडीशनल होता है। ये कह रहा है कि अगर जब तक आपने अध्ययन नहीं किया आप पास नहीं होगे। यू कुड नॉट या यू कांट स्टडी अनलेस यू पास। तो इस प्रकार से अनलेस मतलब ऑटोमेटिक नोट का काम कर रहा है एंड नेगेटिव का काम कर रहा है। तो आप देख रहे हैं अनलेस का प्रयोग। तो यहां टिल और अनटिल के बाद में अनलेस का हमने प्रयोग किया। अनलेस के बाद में सिंस का प्रयोग, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट है। दो प्रकार से प्रयोग होता है सिंस का। देखिए सिंस का प्रयोग चूंकि, जैसे सिंस ही इज ए चाइल्ड आई डिडंट से एनीथिंग। अर्थात वह बच्चा है इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। तो यहां सिंस का प्रयोग किसके अर्थ में हुआ, चूंकि। क्योंकि वह बच्चा है इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। तो इस प्रकार के वाक्य में भी सिंस लगता है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो मैं आपको अब बता रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इसके विशेषता यह है कि सिंस के पहले जो वाक्य आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आएगा और उसके आगे का वाक्य आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट का आएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इस बार एग्जाम के लिए है। अभी जो पीछे कुछ एग्जाम हुए हमारे, उनके अंदर इसी प्रकार के सेंटेंस आए हैं। रटना नहीं है, समझना है। जैसे ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल सिंस हिज फादर डाइड। तो यहां आप देख रहे हैं एक सेंटेंस किसका आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो दूसरा आ गया पास्ट इंडेफिनिट का। आपको सिंस से पहले जो भी सेंटेंस आएगा वो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। क्या पहचान होती है, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव। सिंगुलर में हैज होता है, प्लूरल में हैव होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और पास्ट इंडेफिनिट में हम सब जानते हैं चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो आपको ये ध्यान रखना है सिंस का यूज उसी कंडीशन में करना है जब एक तरफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट हो। सिंस के बाद में हम देख सकते हैं बिकॉज। बिकॉज यानी आप सब जानते हैं इसका अर्थ होता है क्योंकि। क्योंकि आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, वी स्टेड एट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। यानी कोई कारण आपको सामने दिखाई दे रहा है तो आप बिकॉज का यूज करेंगे। जैसे वी स्टेड एट होम, हम घर पर रहे, बिकॉज क्योंकि वर्षा हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। जब हमें कोई कारण बताया जा रहा है किसी भी वाक्य में तो आप बिकॉज का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे एज, सो एज, इनका यूज। पहले मैं लेता हूं एज का यूज। एज इसका मतलब समानता या बराबर के अर्थ में होता है। समानता या बराबर के अर्थ में, बराबर के अर्थ में। जैसे शी इज एज टॉल एज हर सिस्टर। हम यूं कह सकते हैं राधा इज एज फैट एज हर मदर। दो वाक्यों को बराबर
या समानता दर्शाने के लिए हम एज का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसी में जब हम सो एज का प्रयोग करते हैं तो वाक्य नेगेटिव में चला जाता है। जब सो एज का प्रयोग करें, सो एज का मतलब है असमानता या बराबर नहीं होने के अर्थ में। ऐसे वाक्य को हमें नोट के साथ सो को जोड़ना पड़ता है, यानी सो का प्रयोग जहां करेंगे उससे पहले नोट आएगा। जैसे हम कह सकते हैं सी इज नॉट, सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। बहुत ही आसान है, इसमें कोई अंतर नहीं। देखिए, केवल आपको एज से पहले जैसे सो लिख रहे हो तो उससे पहले क्या लगा दिया हमने, नोट लगा दिया। सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। तो ये कंजक्शन जो आप पढ़ रहे हैं, ये कंजक्शन अगर आपने एक एक एग्जाम्पल के साथ भी पढ़ा तो भी ये गलत नहीं होंगे। बहुत इजी है, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताए जा रहे हैं। और अगर आपने एक एक प्रैक्टिस कर ली, आपने खुद ने एक एक दो दो एग्जाम्पल अपने दिमाग से अगर इसमें कर लिया तो आप इनको कभी नहीं भूलोगे। एज एज हो गया, सो एज हो गया। अब इसके बाद में आपको एज सुनर एज, यानी एज सुन एज अपन कहते हैं ना, जैसे ही, तो एज सुन एज का भी आप यूज देख सकते हैं। एज सुन एज, जैसे ही। कोई काम जैसे तुरंत हुआ, ऐसी कंडीशन में आपको एज सुन एज का यूज करना है। जैसे एज सुन एज आई सा ए टाइगर आई रेन अवे, जैसे ही मैंने बाघ को देखा, टाइगर को देखा, मैं दौड़ गया। ऐसे में दूसरा एग्जांपल आपको दे सकता हूं कि एज सुन एज he saw her parents, he saw his parents, he touched their legs। जैसे ही उसने अपने पेरेंट्स को देखा, उसने उनके पैर छुए। या अपने कह सकते हैं एज सुन एज ही saw his friend, जैसे उसने अपने मित्र को देखा, he went to him, वो उसके पास दौड़ करके गया। या उसे हाथ मिलाया, उसे गला मिला। कोई भी ऐसा सेंटेंस आप तुरंत बना सकते हैं जिसके अंदर बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, टाइम ऑफ गैप नहीं होना चाहिए, टाइम ऑफ गैप बिल्कुल नहीं हो। कई बार आपने जैसे सिंथेसिस पढ़े हैं, उसके अंदर जब हम करते हैं सिंगल सेंटेंस का, तो जैसे उसमें किसी प्रकार का कोई गैप नहीं होता, उसमें भी कोई गैप नहीं होता। तो एज सुन एज ही सा हिज पेरेंट्स ही टच देयर लेग्स। ऐसे ही हम आगे लेते हैं, जैसे वाहिल का प्रयोग बहुत बार आता है। वाहिल का प्रयोग देखिए, वाहिल में आप पास्ट इंडेफिनेट हो या पास्ट कंटिन्यूस टेंस का भी होता है। इसका मतलब यह है कि जब दो काम एक साथ हो रहे हैं और दोनों ही काम कंटिन्यू है, यानी चल रहे होते हैं ना, ऐसी कंडीशन में वाहिल का प्रयोग होता है। जैसे सी इज स्लीपिंग वाहिल हर ब्रदर इज रीडिंग। आप ऐसे वाक्य बना सकते हैं। वाहिल का एक एग्जांपल देखिए, वाहिल जबकि, यानी सी वॉज स्लीपिंग वाहिल ही वॉज प्लेइंग। इस प्रकार से तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही काम एक साथ हो रहे। देखो, सो रहा है, ये खेल रहा है। तो जब दो काम एक साथ हो रहे हैं, दोनों ही कंटिन्यूस में हो रहे हैं, तो आप वाइल का प्रयोग कर सकते हैं।
इसी प्रकार से वहन का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें भी आप देखेंगे एक तरफ कंटिन्यूस होता है, पास्ट इंडेफिनिट भी होता है और पास्ट कंटिन्यूस भी होता है। जैसे आई वॉज प्लेइंग व्हेन ही केम, या आई वॉज रीडिंग व्हेन ही केम। तो वहन का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, जैसे आई वॉज रीडिंग व्हेन ही केम, वहन ही केम। तो आप देख रहे हैं कि वाहिल का, वहन का, इनका सबका यूज बड़े आराम के साथ आप कर सकते हैं। लेकिन दो ऐसे कंजक्शन है जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो पहले भी मैंने आपको करवाए हैं, एक बार मैं रिवीजन में फिर वो करवा रहा हूं। इससे ही आपको पता होना चाहिए कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है। पहला है सो दैट, देखिए सो दैट, और एक है टू और टू का। इनका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्व है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। सो दैट का पहले भी मैंने समझाया था, लेकिन मुझे पता है इसका यूज आपको अभी तक पूरी तरह समझ में नहीं आया, इसलिए मैं इसको फिर बता रहा हूं। देखिए कैसे होता है। सो दैट को हम ले रहे हैं पहले। सो दैट में आप देखेंगे कि वाक्य के अंदर क्या होगा, टू और टू दिया हुआ मिलेगा। टू और टू को हटाना है और सो दैट को लगाना है। दूसरा प्रकार इसमें होता है जिसमें टू और टू के बीच में फोर होता है। तो देखते हैं, पहले हम देखते हैं फर्स्ट टाइप, यानी टाइप फर्स्ट देखते हैं। टाइप फर्स्ट में क्या होता है, जैसे सी इज टू वीक टू वॉक फास्ट। आप देख रहे हैं टू के और टू के बीच में एक वर्ड दिया हुआ है, हमें टू टू को हटाना है, सो दैट लगाना है। कैसे, सी इज, टू की जगह लिख दो सो, वीक, टू का दैट। इतना आराम से बना लिया हमने, यानी केवल टू को टू में बदल दिया, टू को दैट में। अब क्या है, अगर टू और टू के बीच में केवल एक वर्ड दिया हुआ है तो आप इस सब्जेक्ट के पास आइए। यहां अगर कोई नाम है तो यहां प्रोनाउन आ जाएगा, अगर यहां सी है तो सी आ जाएगा, ही है तो ही आ जाएगा। जैसे सी, इसके साथ आपको लगाना है कैन नोट या कुड नोट। क्या लगाना है, कैन नोट या कुड नोट। अगर प्रेजेंट में है तो कैन नोट और पास्ट में है तो कुड नोट। तो सी कैन नोट क्या रह गया, वर्क फास्ट। सी कैन नॉट वर्क, सॉरी वॉक फास्ट। सी कैन नॉट वॉक फास्ट। सी कैन नॉट वॉक फास्ट, ऐसे। तो आपने देखा कि भाई यहां सब्जेक्ट के बाद आपको कैन नॉट या कुड नॉट लगाना जरूरी है। अगर यहां पास्ट है जब तो आप लिखेंगे कैन नॉट, और अगर पास्ट की जगह यहां इज की जगह वाज हुआ तो आप लिखेंगे कुड नॉट। दूसरा प्रकार बता देता हूं, जैसे इंग्लिश इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू लर्न इट। एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, अगर किसी सेंटेंस के अंत में इट या देम है तो उसका यूज नहीं करेंगे आंसर लिखते समय। अर्थात किसी भी सेंटेंस के अंत में इट या देम आ गया तो आंसर लिखते समय इट और देम नहीं होना चाहिए भाई, ये ध्यान रखो। जैसे अब आप देख रहे हैं टू के और टू के बीच में कौन आ गया, फोर आ गया, तो ये दूसरा टाइप है। ये पहला टाइप था, ये कौन सा टाइप है, सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप मैंने एक एक एग्जांपल दिया है ताकि आपका ज्यादा समय नहीं लूं, ये तो केवल रिवीजन है इसलिए गहराई से बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इंग्लिश इज कैसे बनाएंगे, इंग्लिश इज सो डिफिकल्ट। अब फोर की जगह दैट, फोर की जगह दैट। अब आपको यहां वापस आने की आवश्यकता नहीं है, फोर के बाद में आपको कोई ना कोई प्रोनाउन मिलेगा।
तो ये मी किससे बना हुआ है, उसका सब्जेक्ट बना दो आई। अब देखिए ये प्रेजेंट है तो कैन नॉट लिख दो, पास्ट है तो कुड नॉट, तो आई कैन नॉट लर्न, आई कैन नॉट लर्न। क्या बन गया भाई, इंग्लिश इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट लर्न। तो सो दैट का फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप आशा करता हूं अच्छी तरह समझ में आ गया। तो अब एक और लास्ट ले रहा हूं मैं टू और टू का, टू और टू को, इसमें भी दो टाइप हैं, लेकिन जब कर्ता समान होते हैं या कर्ता अलग अलग होते हैं, इसके अंदर आपको वेरी या मच दिया हुआ मिलता है। जैसे सी इज वेरी पुअर, और सी कैन नॉट बाई ए कार। ये वाक्य दिया हुआ है। आप देखेंगे कि भाई दोनों में सब्जेक्ट क्या है, समान है, और आपको यूज किसका करना है, टू और ए टू का करना है। तो हम लिखेंगे सी इज टू पुअर, फुल स्टॉप का बना दो टू। तो देखो सी इज टू पुअर टू, अब आपने सी का यूज कर दिया तो कैन नॉट और कुड नॉट तक छोड़ दो। तो सी इज टू पुअर टू बाई ए कार, बाई ए कार। बहुत ही सरल सा है ना। देखो सी इज वेरी पुअर का हमने बना दिया, सी इज वेरी का बन गया टू, पुअर का पुअर और फुल स्टॉप का बन गया टू। अब दोबारा सब्जेक्ट आ गया, तो ये सब्जेक्ट एक बार हमने लिख दिया, दोबारा नहीं लिखना है। फिर जो कैन नॉट या कुड नॉट तक जो भी है उसको छोड़ दो, शेष को उतार दो। तो हमने लिखा सी इज पुअर बाई ए कार। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट अलग अलग हो, जैसे इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट, और आगे हो इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट, आई कैन नॉट लर्न इट। आप यहां देख रहे हैं कि यहां तो सब्जेक्ट इंग्लिश है, यहां आई है, एक तो लिविंग है एक नॉन लिविंग, यानी दोनों ही सब्जेक्ट क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। जब दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो थोड़ा सा अंतर आएगा। जैसे इंग्लिश एज वेरी का बन गया टू, डिफिकल्ट, अब फुल स्टॉप का बना दो फोर, और आई का बना दो मी। नाउ जो सब्जेक्ट है उसका मी, ऑब्जेक्ट बन गया। देखिए इंग्लिश इज टू डिफिकल्ट फॉर मी, और कैन नॉट तक छोड़ दो और टू लगा दो, टू लर्न, LEARN लर्न। इट और देम हमें नहीं लिखना है। क्या हुआ, इंग्लिश इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू लर्न, है ना। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, इट वॉज वेरी कोल्ड, वी कुड नॉट सिट इन ओपन। ठंड बहुत, हम खुले में नहीं बैठ सकते, तो आप बना सकते हैं इट वॉज टू कोल्ड फॉर अस। इसका फोर बनते वी का बन गया अस, टू सिट इन ओपन। तो ये जो आपके बहुत ही मोस्ट जो कंजक्शन है, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। हालांकि मैंने पहले आपको तीनों प्रकार बता दिए हैं। सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट जो कंजक्शन है उनको देखा। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन का मतलब क्या था, समान को समान जोड़ते हैं, जैसे नाउन को नाउन से, वर्ब को वर्ब से, है ना। समान को समान जोड़ने वाले होते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन।
और ये मैंने आपको 7 बताया था फन बॉयज के हिसाब से, एक ट्रिक के द्वारा कि भी ये 7 ऐसे हैं जो आप इनको सब ऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट में ले सकते हैं। उसके बाद में था कोरिलेटिव। कोरिलेटिव में क्या होता है, ये आपस में संबंध बढ़ाते हैं भाई, आइदर और, नाइदर नोर, है ना, बोथ एंड, और किसी भी प्रकार से, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, तो आपस में संबंध बनाने वाले वो भी करवा दिए, बहुत इजी थे। सब ऑर्डिनेट थोड़ा सा व्यापक है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लार्ज है, थोड़ा वेस्ट है, तो इसलिए मैंने इसके 3 वीडियो बनाए और आज रिवीजन भी आपको मैंने करवा दिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो आपको कम समझ में आ रहे थे। बाकी जो समझ में आ गए कोई दिक्कत नहीं, ऑल दो दो यट, ये तो बहुत इजी थे, बट है और, तो ये तो मैंने आराम से पहले करवा दिया आपको। आज जो हमने किए हैं उनको भी आप अच्छी तरह, और एग्जाम के पहले दिन आप इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि कंजक्शन में जो मोस्ट चीज है वो आपको कहीं भी और नहीं मिलेगी, इसी वीडियो में मिलेगी। तो आज अगर आप नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, और अगर रोज देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।